आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। गेय को किस काव्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में से आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी, आंगन के पार द्वार, तो राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि लेखक नागार्जुन हिमालय की बेटियां शीर्षक निबंध में नदियों को किन रूपों में देखते हैं। दूसरे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है। नदियों को वो बहन, बेटी और प्रेयसी के रूप में देखते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न है, काठ की घंटियां शीर्षक कविता की रचनाकार कौन है। काठ की घंटियां शीर्षक कविता का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने, मुझे उम्मीद है कि सेलेक्ट किया होगा इसको। जंगल का दर्द, अकाल में सारस, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, बांस का पुल और कुआनो नदी जैसी रचनाओं के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को तो सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न है कि रहीम दास ने खेल कौतुक जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किस भाषा में की। चौथे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित, विकल्प ए को राइट आंसर के साथ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है और पांचवें प्रश्न का सही जवाब शंकर को सेलेक्ट किया तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और उसमें किस नगर का वर्णन किया गया है, इसका आपको जवाब बताना है। छठवें प्रश्न का सही जवाब आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है अयोध्या को, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को कि पार नजर के जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित रचना की विधा क्या है। सातवें प्रश्न का राइट आंसर कहानी विधा चुना आपने तो डी विकल्प के साथ सही जवाब। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि स्टोरी ऑफ लाइफ किस रचनाकार की आत्मकथा। स्टोरी ऑफ लाइफ किस रचनाकार की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हेलेन केलर, विकल्प बी को चुन लिया सही जवाब के साथ है। आगे और देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जान की नाह को नेह लख्यों पुलकों तनु बारी विलोचन बाढ़े, यह सवैया किस कवि द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब तुलसीदास को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि भारत की खोज रचना के अंतर्गत पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले उनकी जाति। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया बौद्ध, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। संख्या 11 है कि हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। उपयुक्त कथन किसका है। संख्या
11 का सही जवाब वॉरेन हेस्टिंग विकल्प बी को चुना तो राइट। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? 12वें प्रश्न का सही जवाब सारनाथ विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें से किस ऋतु का वर्णन है। 13वें प्रश्न का सही जवाब टूटे हैं आमों में बौर और वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर सभी बंधन टूटे हैं। तो ऋतुराज बसंत को अगर आपने सेलेक्ट किया, विकल्प बी सही। बसंत ऋतु में ही आमों में बौर आता है, होली भी बसंत ऋतु में ही पड़ती है। प्रश्न संख्या 14 है कि हरिशंकर परसाई किस रूप में प्रसिद्ध। तो व्यंग लेखकों में शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, ज्ञान चतुर्वेदी, काका हाथरसी के साथ साथ हरिशंकर परसाई की भी ख्याति एक व्यंगकार के रूप में काफी चर्चित है। विकल्प 20 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 15 है कि लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियां इसकी पंक्तियां। 15वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प बी रामदरस मिश्र को चुन लिया राइट आंसर के साथ है। पानी की प्राचीर, जल टूटता हुआ बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, ये कुछ इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। 16वां प्रश्न है कि इस्मत चुगताई का जन्म कहाँ हुआ था और 16वें प्रश्न का राइट आंसर आपने उत्तर प्रदेश विकल्प डी को चुना। बदायूं में ये जन्मे थे 12 अगस्त 1900 12 अगस्त 1915 ईस्वी में और 1991 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें इस्मत आपा नाम से भी जाना जाता है। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की विख्यात रचना है। संख्या 17 में सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा खंड काव्य सुदामा चरित को। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है। तो मिलान कर लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, यह प्रस्खान की है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई की पंक्ति है। अब भक्तन को कहाँ सी करी शो काम, कुंभन दास की है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, सूरदास की। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। यह राजा तो डरपोक है, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। यह कथन किसका है। 19वें प्रश्न का सही जवाब आपने त्रिंजय विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। 20वां प्रश्न है कि राजन जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। लाख का घर पाठ से संबंधित उक्त कथन किसका है। और 20वें प्रश्न का सही जवाब कर्णिक विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। 21वां प्रश्न है कि वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र किसने दिया। 21वें प्रश्न का सही उत्तर आपने सूर्य विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। 22वां प्रश्न है कि कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः कौन रहता था और इस प्रश्न का जवाब आपने दुशासन विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। 23वां प्रश्न, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साध कर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर
से इस पर अस्त्र चलाओ, अभिमन्यु पाठ से संबंधित उक्त कथन किसका है? इसमें प्रश्न का सही जवाब द्रोणाचार्य को चुना आपने, तो विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दृष्टकूट पदों से संबंधित सूरदास की रचना का नाम पूछा जा रहा है, और 24वें प्रश्न का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है कि विकल्प सी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। साहित्य लहरी, विकल्प सी राइट आंसर। इसमें नायिका भेद और अलंकार से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, और 118 दृष्टकूट पद भी, 118 दृष्टकूट पद इसमें। सुर सरावली ही इन्हीं की रचना है, जिसमें 1107 छंद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन ढूंढना है। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। पहला विकल्प ही इसका जो है सही नहीं है। प्रेमचंद के फटे जूते से अवतरित यह कथन है, और इसमें होगा सही कि दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। हरिशंकर परसाई की कृति प्रेमचंद के फटे जूते से अवतरित यह कथन है। विकल्प ए राइट आंसर। आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहिरूंगी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब प्रस्खान को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। आगे, भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? 27वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया विकल्प बी को, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राइट आंसर के साथ हैं। आगे, प्रश्न संख्या 28 है कि जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तब वहां पर अलंकार कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही जवाब आपने संदेह अलंकार विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंगुली उठाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपने दोष निकालना विकल्प ई को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अर्थ के अनुसार वाक्य का सही प्रकार बताइए, और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया संबंध बोधक विकल्प ए को, राइट आंसर के साथ है। अर्थ के अनुसार जो है 8 प्रकार के वाक्य के भेद हैं, 8 भेद माने जाते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। इसके अलावा वाक्य के 6 तत्व होते हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31 है कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था, तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब मिश्र वाक्य, यह विकल्प सी राइट आंसर। अगला, बैलगाड़ी में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब आपने तत्पुरुष समास विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। आगे, विशेषण का भेद नहीं होता है। प्रश्न संख्या 33 में सही जवाब चिन्हित करिए। 33वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रभाववाचक विशेषण, विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कविता का बहुवचन पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 34 में सही जवाब आपने कविताएं सेलेक्ट कर लिया, विकल्प बी को राइट आंसर के साथ है। प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब लिंग, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब अभिलाषा, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? और 37वें प्रश्न का सही जवाब शराब, विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब पुत्र को चुना आपने डी तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सहस्तेन खादत में कौन सा कारक है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब विकल्प डी को चुना करण कारक तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य में विशेषण पद पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब आर्थिक, विकल्प सी को चुना तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब हिमालय, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से कैसा शब्द है? और इस प्रश्न का जवाब आपने समूहवाचक विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब आपने प्रेरणार्थक क्रिया, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। आगे क्रिया के मूल को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब धातु अगर चुना है तो विकल्प ए राइट आंसर। आगे यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब भाववाच्य, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब उत, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब वासुदेव, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। आगे साखी शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब साक्षी, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एक अर्थी शब्द है आराधना। और आराधना का एक अर्थी शब्द आपने तपस्या, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। ये बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब नियत, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है कि हिंदी में प्रचलित सिफारिश शब्द किस भाषा का शब्द है? उत्तर में आपने अरबी भाषा चुन लिया, सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही। आगे निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करना है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब आपने तेल, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से फिर तद्भव शब्द की पहचान करनी है। प्रश्न संख्या 54 में सेलेक्ट कर लिया है आपने किसको? विकल्प बी पंख को, राइट आंसर है। स्वच्छ होता है इसका तत्सम। बाकी इसका काज होगा तद्भव।
देव का भाग्य या दई या दैया सद्भव बनेगा। रात्रि का बनेगा रात। चाय किस भाषा से आया हुआ शब्द है? चाय आगत शब्द है किस भाषा का? चाय चीनी भाषा से आया हुआ है, विकल्प बी राइट आंसर। चीनी भाषा में चाय चीनी ये सब चीनी भाषा के हैं। आल्पीन अलमारी तंबाकू ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। इसी तरह से उर्दू कैंची बहादुर ये तुर्की शब्द हैं। वकील शराब किताब औरत वारिस अरबी शब्द हैं। वहीं अफसोस आबरू आतिशबाजी आराम आमदनी ये सब शादी फारसी शब्द हैं। दो धनराज की संधि क्या बनेगी? क्रम संख्या 56 में सही जवाब आपने दुराज विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब तत धनाकार तदाकार विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का भेद का सही विकल्प चुनना है। निम्नांकित का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो निम्न धन अंकित निम्नांकित विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? और जवाब में आपने विसर्ग संधि सेलेक्ट किया तो विकल्प ए राइट आंसर है। जैसे मन धन रथ हो जाएगा मनोरथ। आगे गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 60 में गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा? और मुझे उम्मीद है कि आपने गुरु धने गुरुवे चुना तो बिल्कुल सही जवाब। आगे सही शब्द की वर्तनी पहचानिए और प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब। अतिवृष्टि को चुना तो विकल्प ए इस प्रश्न राइट। आगे अहेतुकी का शुद्ध रूप पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने अहेतुकी विकल्प ई को चुना राइट आंसर। आगे हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब अस्थायी विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। स्वरों का प्रकार नहीं होता है। प्रश्न संख्या 64 में सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया स्पर्श विकल्प डी को तो राइट आंसर है। प्लुत व्यंजन दीर्घ और प्लुत स्वर दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर स्वरों का भेद है। स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी है। बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि री की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में होता है? कौन से शब्द में है? प्रश्न संख्या 65 में सही जवाब आपने मातृभूमि विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। सभी स्वर क्या होते हैं? तो प्रश्न संख्या 66 में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है अल्प प्राण तो डी विकल्प राइट आंसर। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 67 मगही किस उपभाषा की बोली है? इसका आपको जवाब बताना है। मगही किस उपभाषा की बोली है? इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 67 में सही जवाब विकल्प डी बिहारी हिंदी जो है के अंतर्गत मैथिली मगही और भोजपुरी। मैथिली मगही और भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली। अगला प्रश्न है कि विभाषा से आशय पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब चयनित करिए। विभाषा एक प्रांत की बोली होती है। विकल्प सी इसका सही जवाब। आगे हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी है? और दिए गए विकल्पों में आपने संस्कृत को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का जो विकास है वह तौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी इन दोनों का विकास होता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी हो गई, ब्रज हो गई, बुंदेली, कन्नौजी। वहीं
राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होती है पूर्वी हिंदी आपकी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होती है और इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। और पैसाजी से निकली है आपकी पंजाबी भाषा हो गई, लहदा हो गई, लहंदा हो गई। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी आपकी निकली है, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में अवध जो है भोजपुरी, मगही और मैथिली हैं। वहीं अर्धमागधी अपभ्रंश की अगर बात की जाए तो उसमें आपकी पूर्वी हिंदी आती है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। आगे, जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक कहानी में किस पर व्यंग किया गया है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आपने सरकारी तंत्र विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। आगे, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और परब्रह्म का मन एक सा होता है, यह कहानी इस कहानी से है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प ए, दादी माँ को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है घूस देना, विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा पर रोक लगाई? राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा पर रोक लगाई? सती प्रथा, विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 75 से 77 तक के प्रश्न गद्यांश पर आधारित हैं। गद्यांश है आपका कि वृक्षों ने मानव सभ्यता और मानवता को सदैव सहायता पहुंचाई है। वृक्ष एक सहायक, शिक्षक या मित्र रहे हैं। छायादार वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं। वनों से दो प्रकार के लाभ हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। वनों से हमें ईंधन, इमारती लकड़ी, गोंद, लाख, रबर, औषधियां, रंग, फल, फूल आदि प्राप्त होते हैं। वनों से वातावरण शुद्ध होता है। वनों से मिट्टी का कटाव रुकता है। ढलानों और बांधों पर वृक्षारोपण करके वर्षा के कारण होने वाले भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। वनों की भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वृक्षों की पत्तियां खाद बनाने का काम करती हैं। वनों से वर्षा का भी घनिष्ठ संबंध है। वर्षा का मूल कारण हरे भरे वृक्ष ही हैं। वनों में ही अनेक दुर्लभ जीव जंतुओं का निवास होता है। पक्षियों का कलरव, प्रकृति के सुरम्य वातावरण आदि वनों में ही मिलता है। दिया सलाई, वार्निश, रेशम, प्लाईवुड, कागज, रबर आदि उद्योगों को भी वनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। प्रश्न संख्या 75 का उत्तर चुनना है आपको इसके आधार पर कि मानवता को सदैव किसने सहायता पहुंचाई है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब वृक्षों को अगर आपने चुना, विकल्प डी राइट आंसर। वनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? वनों से मिट्टी का कटाव रुकता है, वातावरण शुद्ध होता है और ईंधन, रबर, फल आदि मिलते हैं, लेकिन बांधों को नुकसान नहीं होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सी विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। आगे, वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है वृक्षों की जो पत्तियों से खाद बनाने, ये विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। आगे, 78 से 80 तक के प्रश्न पद्यांश पर आधारित हैं। जो वर्षों तक सड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिसने कीमत नहीं चुकाई। मुक्ति मांगती संग की संगठन युग की सुसंगत भक्ति अकंपित, स्थिति तेजस्वी धृति हिमगिरी सी, मुक्ति मांगती गति अप्रतिही। अंतिम विजय सुनिश्चित पथ में क्यों अवसाद करें उनकी याद। प्रश्न संख्या 78 है कि स्वाभिमान से कौन जी सकता? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया है जो देश के लिए सर्वस्व दे सकता है, विकल्प। आगे, देश के लिए किस प्रकार की रणनीति होनी?
जवाब में आपने सेलेक्ट किया विकल्प बी तर्कशंका। और अगला प्रश्न है कि धृति हिमगिरी की का भाव क्या है? तो हिमालय से ऊंची धारणा विकल्प को चुना आपने राइट आंसर। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।